So what's up everyone? Welcome to the another lecture of biology, and in this series we are completing the whole science, complete science। ये biology का फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा। लास्ट टाइम तो जो कंडीशंस थे, हमारे कारण थे कि लेक्चर क्यों हुए, उसके बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है। तो अब उसके बारे में कुछ डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं है। सो हमने सोचा कि अब पढ़ाई की तरफ शिफ्ट होते हैं और देखते हैं क्या क्या करना है। तो ये सब लेक्चर्स के बारे में जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ तो उनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। तो बस वही है, पीडीएफ भी वही है, सब कुछ वही रहेगा, बस थोड़े बहुत वॉइस चेंज है और बाकी आपको थोड़ा कुछ दिखेगा, थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे। ओके ठीक है, तो पहले स्लाइड पे आते हैं। तो आज सेल चैप्टर पढ़ने वाले, बायोलॉजी का फर्स्ट फंडामेंटल लेक्चर होने वाला है। तो हम लोग आज बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो जब सेल चैप्टर बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया तो हमें तो जानना पड़ेगा ना कि बायोलॉजी होता क्या है। तो बायोलॉजी एक ग्रीक नेम है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से आया हुआ बायोलॉजी टर्म है, जिसका मतलब जिसको अगर हम लोग तोड़ दें तो उसका मतलब निकल के आता है बायोस प्लस लोगोस। यहाँ बायोस लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और लोगोस मीन्स स्टडी होता है। इट मीन्स हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हमने नाम दिया बायोलॉजी। ठीक है, अब फादर ऑफ बायोलॉजी ये लिखा हुआ है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहेंगे? तो अरिस्टोटल को बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी। हिंदी में इन्हीं को अरस्तु के नाम से जानते हैं कि उन्हें फंडामेंटल थिंग्स के बारे में बताया हमें, ठीक है, बायोलॉजी के, इसीलिए अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। मॉडर्न टर्म की बात की जाए तो मॉडर्न टर्म में जो बायोलॉजी थी उसको देने वाले दो लोग थे, लामार्क और ट्रेवेरेनिश। कब? तो 1802 में। ठीक है, इन्होंने किसके बारे में बताया? बायोलॉजी के मॉडर्न टर्म्स के बारे में बताया कि क्या क्या चेंजेस है इसके अंदर, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, अगेन अब यहाँ पे एक और चीज है कि किसी चीज को जिंदा कैसे बनाया जाता है, चाहे क्या चीज होती है जिससे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो चीज जिंदा है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा उसके अंदर, सर्टेन कंडीशंस हो सकती है, उसके अंदर कंडीशन होगी ना। उसके बाद वो दिखेंगे कैसे, उनका लुक अलाइक, ये सब डिसाइड करता है कि वो जिंदा है कि यहाँ मरा हुआ है। तो वही कहते हैं कि 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको डिवाइड कितने चीजों से किया जाता है कि 5 कैरेक्टरिस्टिक में अगर ये 5 चीजें सेटिस्फाई कर रही है, इट मीन्स वो चीज जिंदा है। ठीक है, फर्स्ट उसमें आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, श्वसन, ये चैप्टर भी हमें पढ़ना है। तो रेस्पिरेशन मीन्स क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सर्वाइवल। हम क्या करते हैं, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है जिसमें गैस का एक्सचेंज होता है, जिससे वो इंसान चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट तो बोलोगे थिंग, ठीक है, चाहे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, उसी को लिविंग बोलते हैं, चाहे अलाइव बोलते हैं, जिसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो। पहला सेटिस्फाई कर लिया बात। दूसरा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन होता है और एनाबॉलिक बनने का काम होता है। मतलब अपचयन और उपचयन का काम होता है। इसको हिंदी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक है। मतलब कैटाबॉलिक में क्या बोला कि ब्रेकडाउन, यानी कोई भी, जैसे एक मैं बात करूं तो क्या होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, एक प्रोसेस में CO2 प्लस H2, ऐसे एक, चलो एक मिनट, चलो CO2 भी लिख दो, उसके बाद O2 भी लिख दो, और O2 तो इसमें ऑलरेडी था, चलो लेकिन मैंने लिख दिया, और N2 भी लिख दो, नाइट्रोजन। ये सारी चीजें हमारे बॉडी के अंदर में जाती है, मतलब एटमॉस्फेयर में ये सारी चीजें होती है ना, सिंपल सी बात है। तो इन सब चीजों के होने के बावजूद हम कुछ सर्टेन चीजों को ही अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड टूट जाता है, कार्बन निकल जाता है और ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में, ये तो हम लोग रेस्पिरेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, प्योर फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन को हम लोग ले ही नहीं पाते हैं अंदर अपने। ठीक है, तो वही बात बतानी है कि टूटता है, कहीं बनता है, टूटने का काम मतलब क्या होगा? जैसे हमारे सेल क्या होते हैं, जैसे हमारे कोई बॉडी का पार्ट है, ठीक है, वो हर्ट हो जाता है, तो हर्ट हो जाता है मतलब चोटिल हो जाता है, तो क्या होता है, वो सर्टेन पार्ट्स पे थोड़े टाइम बाद उसमें रिकवरी होती है, रिकवरी होती है ना, यही रिकवरी होती है, धीरे धीरे वो स्किन वापस आ जाता है उस सर्टेन पार्ट का। तो इसमें क्या हुआ? तो इसमें एनाबॉलिक का प्रोसेस हुआ, मतलब इसमें चीजें जुड़ी, कैटाबॉलिक में चीजें टूटेगी। जैसे हमारे बॉडी में डेवलपमेंट होता है तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होगी? जिसमें
कोई चीज बन रही है, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज है कॉन्सियसनेस। अगर किसी चीज के अंदर में कॉन्सियसनेस है तो वो अलाइव होगी, यानी एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुली। मतलब मानते जैसे कोई थप्पड़ मारता है हमें, तो हम लोग तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं ना उसका, एकदम से अचानक से चौंक जाते हैं कि इसने थप्पड़ मारा। चाहे कभी चींटी काटती है तो अचानक से हमारा ध्यान उस सर्टेन पार्ट पे चला जाता है ना, बॉडी के उस पार्ट पे, दिमाग तक रिस्पॉन्स जाता है। इसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं, यानी जिनके अंदर दिमाग हो। चौथा चीज, जिनके अंदर ग्रोथ हो, जिनका साइज बढ़े टाइम टू टाइम, तो उनको हम लोग बोलेंगे अलाइव बोलेंगे। और पांचवा चीज, उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होना चाहिए, यानी अपने जैसे ही न्यूबॉर्न को वो क्रिएट कर सके। इसी को रिप्रोडक्शन कहा गया, क्रिएटिंग न्यू ऑर्गेनिज्म टू कंटिन्यू स्पीसीज, उस स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। आगे आते हैं, आगे अभी हमें पढ़ना है यहाँ पे अब क्या, तो जूलॉजी। जूलॉजी क्या होता है, तो द साइंस विच स्टडीज अबाउट द एनिमल्स इज कॉल्ड जियोलॉजी। जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसको जूलॉजी बोलते हैं। पिक्चर्स पे ध्यान नहीं दीजिएगा, इसकी मूछें निकल आई है। और यहाँ पे एआई महाराज ने क्या गलती किया है, होठ को किसी के बम से मिला दिया है। ये पता नहीं चल रहा है होठ है कि बम है। यार यहाँ पे एलिफेंट है हमारा ना, एलिफेंट नहीं, सॉरी टंग ट्विस्ट हो गया। क्या है, एलिफेंट है ना, एलिफेंट है। तो एलिफेंट का क्या हो गया, नाक ही छोटा हो गया। ये क्या डॉगी लग रहा है। तो ये पिक्चर्स है, एनिमेटेड पिक्चर्स है, एआईजी ने बनाई है, ठीक है। और बाकी हमारे किसने, तो एडिटर साहब ने जो किया है सो किया। क्योंकि आजकल आप लोगों को ये सारी चीजें पसंद आती है तो हम भी इस पे स्विफ्ट हो गए। ये तो पहले भी बात बताई थी, लग रहा है कुछ रिपीटेड है। चलिए तो वो बात अलग है, हमें यहाँ पे बताना है कि जूलॉजी। जूलॉजी क्या है, जूलॉजी एग्जामिनिंग एनिमल बिहेवियर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द ऑल एनवायरमेंटल। जिसमें हम एनिमल के बिहेवियर के बारे में, मतलब वो कैसा बिहेव करते हैं, फिजियोलॉजी उनकी मेंटेलिटी क्या है, क्लासिफिकेशन जैसे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई लंबे होते हैं, कोई मोटे होते हैं। उसके बाद उनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इन्वायरमेंट में कहाँ पे कौन, अब किसी सर्टेन पार्ट्स में कोई एक स्पेशल स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है। इन सब चीज के बारे में जब स्टडी करते हैं तो इसी को जूलॉजी बोलते हैं, और हिंदी में इसको जंतु विज्ञान बोलते हैं। हिंदी में मैंने लिखा नहीं है, मे बी नेक्स्ट मंथ से आपको स्लाइड्स को मैं, इंग्लिश में रहेगी स्लाइड्स और उसके साथ मैं हिंदी में लिख के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। दिखाऊंगा, हिंदी में लिखने की कोशिश करूंगा। ज्यादा चीज, ये पेन वैसा वर्क नहीं करता है प्रॉपर, इसलिए मैं नहीं लिख पाता हूँ। जैसे मैं लिखूं जंतु क्या, तो इसको जंतु विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान, ठीक है। आप फाउंडिंग फादर, इसके फादर कौन थे, तो एरिस्टोटल को बोलते हैं, अरस्तु को ही जूलॉजी का भी फादर बोलते हैं। और फाउंडेशनल वर्क की बात की जाए तो इनकी एक बुक थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसमें इन्होंने सबसे पहले एनिमल्स के बारे में स्टडी किया था, एनिमल्स के लाइफ पे, और उसी को बुक में लिखा था अपनी हिस्टोरिया एनिमेलियम में, ठीक है। एनिमेलियम से ही समझ में आ जाएगा कि एनिमल के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, बोटनी क्या होता है। ये सही पिक्चर लगाया हुआ है एकदम से मस्त। तो बोटनी इसका मतलब होता है तो वनस्पति विज्ञान, वनस्पति, अब हिंदी भी सही है कि नहीं सही है वो पता नहीं मुझे। वनस्पति विज्ञान, ये देख लीजिएगा, हिंदी थोड़ी सी खराब है मेरी, ठीक है, लिखने में बोलने में सही है। तो बोटनी क्या होता है, तो द साइंस ऑफ प्लांट, द साइंस विच स्टडीड अबाउट द प्लांट इज कॉल्ड बोटनी। तो ऐसे लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स, ऐसे भी लिख दें, सॉरी इरेजर, चलिए स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो इसको क्या बात नाम देती है हम लोग, तो बोटनी नाम देते हैं। बोटनी एक्सप्लोर द प्लांट स्ट्रक्चर, प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में बताएगी कि उसकी बनावट क्या, उसके ग्रोथ के बारे में बताएगी कि वो कैसा ग्रोथ करती है, कितनी ग्रोथ करती है। उसके बाद रिप्रोडक्शन के बारे में बताएगी, मेटाबॉलिज्म के बारे में बताएगी, और इकोलॉजिकल रिलेशनशिप के बारे में बताएगी, ठीक है। इसमें हम बोटनी को जानते हैं, बोटनी पढ़ते हैं, मतलब इसीलिए बोटनी टॉम नाम दिया गया। बोटनी के फादर हम लोग बोलते हैं किसको, तो थियोफ्रेटस को बोलते हैं।
ये किसके स्टूडेंट थे? ये एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे और इनकी भी एक बुक है जिसका नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम है। उनकी बुक का नाम हिस्टोरिया एनिमेलिया था, इनकी बुक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम है, जिसमें इन्होंने क्या किया होगा कि प्लांट के क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में स्टडी किया होगा और इसको नाम दे दिया गया। तो क्या तो आपका हिस्टोरिया प्लांटेरम। अगले स्लाइड पे आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? The study of microscopic organisms too small to see with the naked eye is called microbiology. The biology which study about microorganism. यहाँ पे लिख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं निज्म की स्टडी को हम लोग बोलते हैं क्या? तो माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले एक टर्म है 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक करके एक साइंटिस्ट आते हैं जो फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्स के बारे में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब एक चीज हमें छूट रहा है, स्लाइड इधर उधर है क्या? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक सेल थ्योरी, चलो शायद से कुछ तो मिसिंग था। चलिए, जो चीज मिसिंग है उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, मैं यही बता दूंगा उसके बारे में। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी बोली जाती है तो वो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट लिविंग सेल की बात होती है तो वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक थे। तो इन्होंने डिस्कवरी किया था किसका? तो लिविंग सेल का। और ये कहां पे डिस्कवरी किया था? तो ये पॉन्ड वाटर में डिस्कवरी किया था। पॉन्ड वाटर समझ में आता है, तालाब के पानी में। वो था हमारा क्या? तो बैक्टीरिया था। ये डिस्कवरी जब हुई इसके बाद से हमने इसके बारे में आगे पढ़ना शुरू किया, लोगों ने इसके बारे में जानने की लोगों की इच्छा हुई। ठीक है, तो देखो 5 मेजर ग्रुप्स हैं माइक्रोबायोलॉजी में। किसके? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। एक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी और हेलमिंथ्स। ठीक है, हेलमिंथ्स इसको हिंदी में क्रीमी बोलते हैं। ठीक है, क्रीमी। प्रोटोजोआ एल्गी है, उसके बाद वायरस है, बैक्टीरिया है। ठीक है, आगे आते हैं। सेल की डिस्कवरी यहाँ पे दिया हुआ है, चलो वो तो मैं बोला था नहीं दिया है क्या, इधर उधर स्लाइड हो गई है। रॉबर्ट हुक 1665 में सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करते हैं। और ये कब? तो 1674 में किसकी डिस्कवरी होती है? तो लिविंग सेल की डिस्कवरी होती है। ठीक है, और 1665 में उसके पहले मतलब मानो तो 9 साल पहले, हाँ 9 साल का अंतर है ना, हाँ 9 साल पहले किसकी डिस्कवरी हो चुकी थी? तो सेल की डिस्कवरी हो चुकी थी। ये जो सेल की डिस्कवरी हुई थी वो कॉर्क के अंदर हुई थी, जो पेड़ का कॉर्क होता है ना उसके अंदर हुई थी। तो एक टाइम के बाद ये स्टोरी रिलेट करते हैं कि ये पेड़ वेड़ काट रहे थे घर के पीछे, तो उनको कुछ एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखा, तो उन्होंने इसको अपने हैंडमेड माइक्रोस्कोप से क्या किया? एग्जामिन किया। तो इनको वहां पे कंपार्टमेंट्स दिखे बहुत डिटेल्स में, तो इसी को इन्होंने नाम दिया टाइनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट, और आगे चल के इसका नाम शेल पड़ा। ठीक है, जिसका मतलब होता है, सेल का मतलब क्या होता है? रिजेंबलिंग स्मॉल रूम और मॉन्क चैम्बर। ठीक है, वो छोटा सा रूम। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन में इन्होंने क्या देखा था? बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट देखा था, टाइनी। ठीक है, आगे आते हैं। ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक थे, माइक्रोबायोलॉजी के फादर। इन्होंने पहले टाइम में क्या देखा? प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया को देखा किससे? हैंडक्राफ्ट लेंस से, अपने बनाए हुए लेंस से देखा था। और इनकी बुक का नाम है सीक्रेट ऑफ नेचर। क्या नाम है? सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है, और एक और टर्म है, ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं, हिस्टोलॉजी लिखा हुआ है। हिस्टोलॉजी होता है स्टडी अबाउट द टिश्यू। जब क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे सेल को मिला दिया जाता है तो वो एक टिश्यू फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? तो टिश्यू फॉर्म करना है। हम जो सेल के बाद चैप्टर पढ़ेंगे उसमें टिश्यू के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी एक टर्म होता है जिसमें हम स्टडी किसके बारे में करते हैं? तो टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। और इसके बारे में बताने वाले कौन थे? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक थे। ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक का ओरिजिनल पिक्चर है, भले वहां पे जैसा लगाया हुआ। ठीक है, अब सेल थियरी की बात होती है तो सेल थियरी क्या था? तो 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इस थियरी को दिया था जो सेल के बारे में बताता है, जिसमें मैथ्यूस स्लाइडन थे जो 1838 में बताते हैं कि ऑल प्लांट जो होते हैं वो कंपोज्ड होता है सेल्स के। तब थियोडर सोन करके एक साइंटिस्ट आते हैं 1 साल बाद 1839 में, और कहते हैं ऑल एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ सेल। दोनों में कंडीशन में कहते हैं कि ऑल प्लांट आर मेड ऑफ प्लांट सेल और एनिमल आर मेड ऑफ
एनिमल सेल। उसके बाद रोडोल्फ विर्चो करके एक साइंटिस्ट आते हैं 1885 में, वो कहते हैं क्या, ये दोनों बातें तो ठीक है, इसके अलावा एक और बात है, ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बस यही एक बात ऐड करते हैं। पहले देखो जब सेल थ्योरी दी गई थी तो उसमें बताया गया कि ऑल प्लांट सेल आर मेड ऑफ प्लांट सेल एंड ऑल एनिमल आर मेड ऑफ एनिमल सेल। और ये सिर्फ ऐड करते उसमें बात की ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पुराने सेल से बने हुए हैं। यही तीन थियरी की वजह से आज डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो पाया। बाकी कुछ चीज इसके बारे में जानना नहीं है। ये लिखा दीज प्रिंसिपल रिमेन सेंट्रल टू आवर आउटस्टैंडिंग ऑफ लाइफ टुडे, मतलब हम आज जो भी जानते हैं अपने लाइफ के बारे में, तो ये बिना सेल थ्योरी के पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अब दो चीज है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक सेल होता है उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जिसमें एक से ज्यादा सेल होगा उसको मल्टी सेलुलर बोलेंगे। इसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, फिर डिटेल में बात करें। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक और प्रीमिटिव सेल क्या होता है? एक सेकंड, ठीक है हाँ। चलिए, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल को प्रीमिटिव सेल बोलते हैं, लेकिन ये बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कहता है द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सेलुलर लाइफ ऑन द अर्थ, मतलब सिंपलेस्ट सबसे सिंपल फॉर्म होता है सेल का, उसी को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, प्रो मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्रीमिटिव सेल लेकिन पावरफुल है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोइड रीजन होता है, इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है न्यूक्लियस में, और डीएनए पूरी तरह से तैरता हुआ प्रतीत होता है। किसके अंदर? तो प्रोकैरियोटिक के अंदर, जिसका एग्जांपल बैक्टीरिया और आर्क बैक्टीरिया होता है। आर्किया डोमिन लिखा हुआ है, आर्क बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें मतलब न्यूक्लियोइड होता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता है, और डीएनए पूरी तरह से इसके अंदर तैरता है। ठीक है, इनका डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है, 70s का डीएनए होता है, और इनके अंदर हिस्टोन नहीं होता है। 70s क्या है? जो जनरली साइज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब डीएनए के बारे में बात हो गई। हिस्टोन नहीं होगा तो इसका मतलब डीएनए नॉट पैक्ड होगा। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन से वो बंधा हुआ नहीं होगा। हिस्टोन नहीं होगा तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बंधा हुआ नहीं होगा, तो इसीलिए डीएनए क्या करता है? तैरता है। आगे बात करते हैं जिसकी, तो चलिए हाँ, चलिए सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें डिस्कवरीज की बात होती है, तो ऑर्गेनल्स की डिस्कवरी, जो सेल ऑर्गेनल की डिस्कवरी की बात की जाती है, तो एक साइंटिस्ट थे क्रिस्टियन डी ड्यूफ, उन्होंने ही सेल ऑर्गेनल्स की डिस्कवरी की थी। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार था वो 1914 में हुआ, जिसके इन्वेंटर मैक्स नॉल और अर्न्स्ट रस्का थे। ठीक है, उसके बाद एक और चीज है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, तो जो भी सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, जिस मतलब बाउंडेड मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं ना, उसी को हम लोग नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का। ठीक है, द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, इसी को बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म को, लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही जितने सारे ऑर्गेनिज्म होंगे और ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनल्स होंगे वो अवेलेबल होंगे। मतलब एक मान लो ये प्रोटोप्लाज्म है, तो इसके अंदर डीएनए भी होगा। ठीक है, उसके बाद ये राइबोसोम भी होगा। ठीक है, न्यूक्लियस भी होगा, मतलब सब इसके अंदर ही होगा, तो उसको प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। अब एक जॉर्ज पैलेट करके साइंटिस्ट आते हैं, इनको कहा जाता है मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल, और फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी हम लोग जॉर्ज पैलेट को बोलते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या अंतर है? ठीक है, तो दो चीज समझिए कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। जनरली मैं साइटोप्लाज्म समझाने के लिए समझा सकता हूं पहले, लेकिन पहले हम लोग प्रोटोप्लाज्म समझ रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो ये पूरा लिविंग मटेरियल का बना हुआ होता है प्रोटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म में अगर हम सिर्फ न्यूक्लियस ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है प्रोटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म जेलिक लाइक सब्सटेंस होता है जिस सराउंडेड रहता है ऑर्गेनल से, इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। मतलब ये बाकी सारी चीज साइटोप्लाज्म थी और ये सिर्फ एक न्यूक्लियस को मिला दिए, ऐड कर दिए, तो ये टोटल हमारी क्या बन गई? तो प्रोटोप्लाज्म बन गई। तो जैसे ये देखो सेल मेम्ब्रेन था, एक सेकंड इरेजर देखो, पेन कलर, चलो ये सेल मेम्ब्रेन था, और उसके बाद ये सेल ऑर्गेनल्स थे। ठीक है, और ये सेंट्रल फ्लूइड था, तो ये सब साइटोप्लाज्म कहलाई, और ये सिर्फ न्यूक्लियस, बीच वाला पार्ट न्यूक्लियस ऐड हो गया, तो ये टोटल मिला के प्रोटोप्लाज्म कहलाया। ठीक है, दो चीज समझ में आई। अब लिविंग और नॉन लिविंग सेल क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं।
तो लिविंग सेल क्या होते हैं? लिविंग कंपोनेंट की बात की जो सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है, जो कि अंदर जाने और बाहर रोकने का काम करता है। यही सिंपल सी बात से मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग सेल के सेकंड लेक्चर में सेल ऑर्गेनेल्स में डिस्कस करेंगे। देन न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। तब साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के बारे में भी देखें। नॉन लिविंग में सेल वॉल होता है, वैक्यूल्स होता है, और ब्लैंक स्लाइड। सो थैंक यू, थैंक यू। मतलब खत्म, कहानी खत्म, लेक्चर का एंड हो गया। सॉरी, रेड पेन से लिखने तो पता चलेगा। एंड हो गया लेक्चर, कुछ नहीं था। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो अगेन फिजिक्स का होगा, जो कि कल आएगा आपको। यानी आज कितना तारीख है? तो आज 28 है, यानी ये फिजिक्स वाला 29 को आएगा लेक्चर। तो फिजिक्स का सेकंड लेक्चर होगा ये। आज जो था, एक सेकंड ब्लैंक स्लाइड लेने दो। ये पेन 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 पेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, इंस्ट्रक्शन लास्ट टाइम में देते जा रहा हूं आपको कि हमारा फिजिक्स का एक लेक्चर डन हो गया है। सिर्फ मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी सी मेहनत है। नहीं तो अगर बाकी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी है, फेस कैम सिर्फ लगाना रहता तो मैं सिर्फ वही लेक्चर्स को आगे ना अपलोड कर देता। बट मुझे फेस कैम हटाना पड़ा है इस सर्टेन कंडीशन से। अब देखता हूँ सम कंडीशंस में मैं सोच रहा था ना कि फेस कैम वाले एरिया पे मैं कुछ पर्टिकुलर चीज लगा दूं, एक ब्लर फीचर करके, तो उससे भी काम बन सकता है। बट वैसे सोचा कि अगेन रिकॉर्डिंग कर देते हैं, देखेंगे अगर वैसा कुछ पॉसिबल होगा तो आपको जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपके 20 डेज बचे हैं। ठीक है, सीबीएसई वालों के एग्जाम में, 10th के एग्जाम में, तो उसको कंसिडर करते हुए बाकी टारगेट तो फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन सबके लिए। तो देखते हैं क्या करना है। फिजिक्स का एक लेक्चर डन हो गया है और बायो का लेक्चर एक लेक्चर डन। ठीक है, अब नेक्स्ट सोच के बताइएगा, या तो डीप कट कर देते हैं या कल, नहीं तो डीप कट नहीं करते हैं तो फिजिक्स का सेकंड लेक्चर आ जाएगा। डीप कट के लिए मैंने तो वादा किया था कि 15 के बाद करेंगे। तब फरवरी से बात की थी ना, पता भी नहीं, मुझे याद भी नहीं। ओह, थैंक यू एवरीवन। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।